नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है खिलाड़ी कौन, महाराजा या राजा। उपचुनाव सामने है और उपचुनाव की रणभेरी पर सभी दल यानी दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन बैठकों के साथ ही कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। पर यदि हम तेजी से निगाह डालते हैं, शांति से निगाह डालते हैं, तो फिर दो चेहरे सामने जाते हैं, महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजा यानी दिग्विजय सिंह। अब सवाल यही कि इस चुनाव में कौन खिलाड़ी है। राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के केंद्र में सिंधिया दिग्विजय सिंह महाराजा राजा के इर्द गिर्द घूम रही एमपी की सियासत। सिंधिया के बीजेपी में जाने से चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। सिंधिया और दिग्विजय दोनों नेताओं का राज्यसभा जाना तय। अब ग्वालियर चंबल में फिर उभरी दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। दिग्विजय के खिलाफ कांग्रेस में मुखर विरोध, सिंधिया को लेकर भी भाजपा में भी अंदर खाने विरोधी सक्रिय है। कई कांग्रेस नेताओं ने दिग्विजय के सिर फोड़ा था सत्ता जाने का ठीक रहा। और सिंधिया और दिग्विजय दोनों राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। सिंधिया और राघवगढ़ घराने की लड़ाई की कहानी करीब 200 साल पुरानी है। 1816 में दौलतराव सिंधिया ने राघवगढ़ के राजा जय सिंह को युद्ध में हराया था। इस वजह से राघवगढ़ को ग्वालियर राज के अधीन होना पड़ा था। 1993 में मुख्यमंत्री पद की रेस में दिग्विजय और माधवराव सिंधिया थे। इस वर्चस्व की लड़ाई में बाजी दिग्विजय सिंह के हाथ लगी। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के विश्वस्त रहे थे। ज्योतिरादित्य और राहुल गांधी में गहरी दोस्ती थी। ज्योतिरादित्य 2002 में उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। 2007 में वह यूपीए की सरकार में संचार राज्य मंत्री बने। सिंधिया और दिग्विजय के पास रहकर भी दूरी रही। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो दिग्विजय ने कमलनाथ का साथ दिया। सिंधिया को उम्मीद थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश होगी, लेकिन राजनीति कमलनाथ और दिग्विजय के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई दी। इस बीच चर्चा होने लगी राज्यसभा के लिए और कांग्रेस के दो उम्मीदवार कौन होंगे, दिग्विजय और सिंधिया। अटकलें चली, अंततः दिग्विजय फर्स्ट चॉइस के रूप में सामने आए। उम्मीदवार रहना चाहते थे, यहां भी पार्टी का साथ नहीं मिलता देख सिंधिया ने कांग्रेस से दामन तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लिया। लेकिन इस जो लड़ाई है, पिता की 75वीं पुण्यतिथि पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब फिर उपचुनाव सामने है और उपचुनाव को लेकर एक बार फिर समझ आ रहा है आखिर खिलाड़ी कौन, महाराजा या राजा। जरा सुनते दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। ग्वालियर चंबल संभाग में, हालांकि मैं खुद ग्वालियर संभाग के गुना जिले का वोटर रहा हूं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमें कोई समय नहीं दिया आने के लिए। तो वो केवल जिला छोड़कर, वो जिले छोड़कर, चंबल मध्य प्रदेश के जी तो हम सभी जगह गए और उसके नतीजे अच्छे आए। सारे कांग्रेस के ने इकट्ठे होकर काम किया। तो महाराजा या राजा, यही हमारा विषय है और इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। दरअसल महाराजा राजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में तल्खियां चलती रही है। कई दफा खुलकर सामने आई, कई दफा अंदर खाने से बाहर बातें आई है। और इस बार चुनाव की जो 16 सीटें हैं वो चंबल में है। लिहाजा दिग्विजय सिंह भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव पूरा कर लिया जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि सबक सिखा दिया जाए। अब कौन किसको सबक सिखाएगा, कौन बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता। संदीप से समझ लेते। संदीप, हम देख रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आएगी, अभी तो खैर तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले यह दिखाई देने लगा है कि जो इस बार की रणनीति है, जो इस बार का चुनाव है, वो दो चेहरों पर दिखाई दे रहा है, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में इसलिए है कि अचानक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, सरकार कांग्रेस की चली गई। और दिग्विजय सिंह इसलिए मैदान में है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शायद उनके कारण सरकार गिर गई। तो दोनों अपने अपने तरह की बातें, राजनीति में ये चलता रहता है, लेकिन दोनों ही अच्छे नेता है। पर क्या माना जाए, न शिवराज उतनी तेजी से दिखाई दे रहे हैं, न कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी रणनीति है। देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो दोनों ही दल जो हैं तो वो कहीं ना कहीं, एक तरफ है दिग्विजय सिंह के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। दिग्विजय सिंह हमेशा निशाने पर रहे हैं, भाजपा के हो या आधे, एक तरह से ये कहे कि जो बढ़ चुकी कांग्रेस, कई टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, उसमें अक्सर दिग्विजय सिंह निशाने पर रहते हैं। अक्सर आए दिन नेता कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का विरोध करते नजर आते हैं। जैसे कि कल चौधरी राकेश सिंह ने एक बार फिर उनका विरोध किया। उन्होंने
साफ कहा कि दिग्विजय सिंह को नैतिकता के आधार पे और फूल सिंह बरैया को आगे कर देना चाहिए। तो इस तरह से बातें लगातार सामने आ रही हैं। सदियों पुरानी, जैसे कि अभी आपने बताया कि करीब 200 साल पुरानी लड़ाई एक बार फिर यहाँ पर फ्लोर पर है। और जिस तरह से अभी दिग्विजय सिंह जी का मैं भी बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी ने प्रचार करने आने नहीं दिया, तो अब यहाँ पर एक बार फिर से कहीं न कहीं इन दोनों जो खानदानों का विवाद है एक बार फिर से फ्लोर पर है। और इस 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल में चुनाव होना है, इन्हीं पर सब दोनों नेताओं की निगाहें जमी हुई है और इन दोनों नेताओं पर भाजपा और कांग्रेस के अन्य नेताओं की भी निगाहें जुटी हुई हैं। जी लेकिन हम देख रहे हैं 16 सीटें, पिछली दफा 26 सीटें कांग्रेस ने जीती वहां से, और ऐसा कहा जाता है कि केंद्र में जो रहा करते थे उस समय वहां के लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि अभी स्वास्थ्य कारणों से वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या माना जाए, क्या आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव तेजी से बढ़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि जयवर्धन सिंह लगातार वहां पर बने हुए ग्वालियर चंबल में, उनको जिम्मा खुद दिग्विजय सिंह जी दे रखे हैं। दिग्विजय सिंह जी भले ही खुलकर सामने ना आ रहे हो, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, और उनके काम करने का तरीका अलग है। वो कहते भी रहे थे कि चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते। वो बात अलग है कि जब उन्होंने कहा तो मैनेजमेंट फेल हो गया था, पर इस बार क्या मैनेजमेंट चल पाएगा? देखिए, अगर हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें, उनके लड़के बेटे जयवर्धन की बात करें, तो जैसे कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार जब आई थी तो इस बात का लगातार उल्लेख किया गया था कि दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा का कहीं ना कहीं फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश में सत्ता आई। अब जैसे कि अब यहाँ पर जब सत्ता गई तो उसमें भी कहीं ना कहीं भूमिका फिर दिग्विजय सिंह जी की रही या नहीं रही, वो बात अलग है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं निकल करके सामने आई कि दिग्विजय सिंह के कारण ही ये सत्ता फिर से चली गई। सत्ता जाने का कारण भले यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, लेकिन उसका पूरा दोषारोपण दिग्विजय सिंह पर मढ़ा गया। लिहाजा अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए, कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के लिए इनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से जमीन में उतरना पड़ेगा। जो ग्वालियर चंबल अहम माना जाता है, जहां से 16 सीटें आनी है कांग्रेस पार्टी के लिए, यूं कहें कि भाजपा के लिए भी, तो उन पर इनकी निगाहें टिकी है और इनको एक बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। कांग्रेस पार्टी में बड़े लीडर हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी एक बड़ी भूमिका यहां पर होने वाली है। लेकिन अब कितनी ये अपनी, चलिए देखते हैं। संदीप, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। लाखन सिंह पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, कांग्रेस सरकार के। लाखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे यशपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। यशपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लाखन जी, आप लंबे समय से राजनीति करते रहे, खासकर चंबल ग्वालियर की जब बात आती है तो आपका चेहरा भी उसमें दिखाई देता। इस बार के उपचुनाव कुछ अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े मुख्य चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज जी और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी। लेकिन चर्चा इन दोनों बहुत तेजी से चल रही है राजा और महाराजा की। तो खिलाड़ी कौन है? हेलो जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? जी जी। मेरा यही सवाल था कि महाराजा और राजा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा चर्चा में बने हुए, खिलाड़ी कौन है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2018 में ग्वालियर चंबल से जो हमारी 16 सीट पे जो चुनाव होने जा रहा है जी, इधर के 15 सीटों पे 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के इन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 5 साल के इन विधायकों को मैंडेट दिया था कि आप हमारे क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की प्रगति के लिए आप विधानसभा में जाके हमारी बात रखें। लेकिन ये 5 साल से पहले ही 1.5 साल के अंदर इन्होंने उस क्षेत्र की जनता को बेंगलोर में जाके बेचने का काम किया है। ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश की समूची जनता और उस क्षेत्र के समूचा मतदाता इसको देख रहा था। आज जो मध्य प्रदेश में हालात हैं, देखिए, आपने राजा महाराजा की जहां तक बात की है, महाराजा जब तक कांग्रेस में थे तो उनका एक वजूद था, एक स्टेटस था, एक कद था। लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं कि उनका क्या स्टेटस है, क्या उनकी हैसियत रह गई है जी। तो राजा और महाराजा का कोई कंपैरिजन नहीं है। राजा हमेशा इस प्रदेश की जनता के हित के लिए उन्होंने सोचा है। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तब इस प्रदेश के दबे कुचले समाजों की उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, और आज भी उनकी वही सोच है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक अमन, चैन और शांति हो, मध्य प्रदेश प्रगति और उन्नति की ओर जाए। लेकिन ये सिंधिया जी की सोच में आप लोग खुद में, पहली बार वो अपने लाइफ में किसी चुनाव को हारे,
और चुनाव हारने के बाद वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उनको लगा उनके अंदर जो चटपटा, जो तिलमिलाहट थी, वो कहीं न कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सत्ता की तरफ खींच लेगी। क्योंकि ये परिवार वो परिवार है जो कभी सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि राजा महाराजा में काफी डिफरेंस है। राजा की सोच हमेशा जमीनी रही है और महाराजा हाई अप्रोच, हाई सोच वाले रहे। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की आम जनता आज 24-22 चुनावों को फेस कर रही है। इस समय हमारे प्रदेश की जनता पूरी तरह कोरोना महामारी से ग्रसित थी, लेकिन इन सिंधिया जी की वजह से, उनके जो 22 गद्दार हैं, उनकी वजह से प्रदेश में एक आम चुनाव थोपा गया है। ये प्रदेश की पूरी तरह जनता इसको समझ रही है और देख। आप बने रहिएगा मेरे साथ। यशपाल जी, आप सुन रहे होंगे और हम देख रहे हैं धीरे धीरे कर उपचुनाव जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा उपचुनाव है जो मुख्य चुनाव से बढ़कर दिखाई देगा, क्योंकि यहां बहुत अलग हुआ। मध्य प्रदेश की सियासत में ये सब देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहां ये भी दिखाई दे रहा है कि महाराजा वर्सेस राजा, यानी दोनों के चर्चे खूब है। दिग्विजय सिंह जी लगातार निगाह बनाए हुए चंबल ग्वालियर में, वो बात अलग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किसी एक अन्य कारण से इस वक्त मैदान में नहीं है और दिखाई देंगे, जल्द दिखाई देंगे। लेकिन राजा महाराजा में क्या देख रहे हैं आप? खिलाड़ी कौन है? देखिए, जहां तक खिलाड़ी का सवाल है, इसका जवाब तो मैं मनोज जी आपको बाद में दूंगा, अभी चर्चा में ही दूंगा मैं। लेकिन ये चुनाव है, ये कोई राजा महाराजा का चुनाव नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव है, ये विचारों का चुनाव है, ये व्यवस्थाओं का चुनाव है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली 15 माह की सरकार में जिस प्रकार से उन्हीं के दल के मंत्रियों का और विधायकों का जो दम घुट गया था, वे स्वयं कह रहे थे कि कर्ज माफ नहीं हुए हैं, बाढ़ में लोगों को राहत नहीं हुई है, ट्रांसफर उद्योग हो गया है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। यहाँ तक कि स्वयं सिंधिया जी ने कहा था कि अव्यवस्था हो रही, मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी का दो टूक जवाब था कि सड़क पर उतर जाइए। तो मेरा कहना कि चुनाव राजा महाराजा का, लेकिन आपने जहां तक कहा कि राजा और महाराजा में खिलाड़ी कौन, तो ये आपका एक निजी वक्तव्य हो सकता है, निजी प्रश्न हो सकता है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि राजा और महाराजा में अगर कोई राजा विवादित हो जाता है या उस राजा की छवि खराब हो जाती है, फिर वो राजनीतिक कार्य में हो चाहे सार्वजनिक कार्य में हो, चाहे वो विवादित हो जाता है, तो फिर राजा राजा नहीं हो पाता है, फिर वो प्रजा का विश्वास खो देता है। और जहां तक गुना से चुनाव हारने की बात अभी लखन जी ने कही है सिंधिया जी की, तो चुनाव में तो हार और जीत चलती है मनोज जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे तो इंदिरा गांधी जी भी हारी हैं। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार जाते हैं तो राजा भी तो भोपाल से चुनाव हार जाते हैं लोकसभा का एक साध्वी जी के सामने, जो पॉलिटिकल फिगर ही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मशक्कत के कारण से राजा को घर बैठना पड़ा। और डिप्रेशन में तब से सिंधिया जी की जगह माननीय दिग्विजय सिंह जी आए हैं। और मैंने तो देखिए मनोज जी, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जिसने राजे रजवाड़े का जमाना देखे। मेरे स्वर्गीय दादाजी ने, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, और हम लोग रियासत में हुआ करते थे, हम लोग ग्वालियर स्टेट से भी हुआ करते थे, जमींदार की भूमिका में होते थे, जागीरदार की भूमिका में होते थे। तो आप देखिए, महाराजा का सम्मान अपने आप में अलग होता है। महाराजा का सम्मान इसलिए अलग होता है कि महाराजा कभी भी विवादित स्थितियों में अपने आप को समर्पित नहीं कर। राजाओं के जो रंग होते हैं, वो राजाओं के रंग कभी कभी दुखदायी हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि राजा अगर एक्सपोज हो जाता है, राजा जनता के बीच में अपनी छवि क्या स्थिति में ला दिया। अगर राजा है तो राजा बंटा ढार है। राजा के समय में कर्मचारी असंतुष्ट, राजा के कार्यकाल में सड़कें नहीं, राजा के कार्यकाल में लाइटें नहीं। मैं जवाब लेता हूँ। लाखन जी, आप सुन रहे हैं यशपाल जी को? बोल रहे हैं हमने देखा है, हम खुद जागीरदार रहे हैं। भाई, जैसा उन्होंने बताया कि हम जागीरदार कर रहे हैं, तो जागीरदारों का जो प्रोटोकॉल था, महाराजाओं के उसमें जितने भी जागीरदार हुआ करते थे, तो प्रोटोकॉल को फॉलो अप कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, वो अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यही है यशपाल भाई कि आप खुद समझ सकते हैं कि सिंधिया जी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं भी कभी चुनाव हार सकता हूं। और चुनाव हारने के बाद पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की आम जनता के सामने उन्होंने अपने खुद के निहित स्वार्थ के लिए, खुद राज्यसभा के लिए, खुद कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में बनने के लिए उन्होंने इस प्रदेश के 24-22 सीटों पे चुनाव में झोंक दिया इस प्रदेश की जनता को। लाखन जी, लेकिन चुनाव तो दिग्विजय सिंह जी भी आ रहे हैं, ऐसा भी कह रहे थे यशपाल जी। जी, चुनाव तो दिग्विजय सिंह जी भी मैंने कहा ना कि उनके हारने में और इनके हारने में वही तो फर्क है। ये महाराजा है, वो राजा है, और महाराजा कभी ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करते। और जहां तक जो है यशपाल भाई की बात है, तो उन्होंने तो प्रोटोकॉल का फॉलो कर दिया कि महाराजाओं के सामने उन्हें किस तरह से पेश आना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया, वो ठीक कहा उन्होंने कि वो जागीरदार रहे
और जागीरदारों की हैसियत महाराज के सामने क्या होती है वो पूरी तरह उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है। यशपाल जी जी सुन लिया आपने? मैंने सुन लिया मनोज जी। मेरा कहना है राजा का प्रोटोकॉल और महाराजा का प्रोटोकॉल अंतर आता है, और खिलाड़ी तो महाराजा ही होते हैं क्योंकि वो तो उनके दिशा निर्देश पर काम करते हैं। राजा जमींदार जागीरदार में उस दौर में नहीं जाना चाहता हूँ जो दौर समाप्ति की ओर चला गया। जब से रियासतों का विलीनीकरण हो गया है, जब से लोकतंत्र प्रजातंत्र आया, मैं उन चीज को भूल गया हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार जाते हैं तो आदरणीय लाखन जी इसको उल्लेखित कर देते हैं। इसका मतलब महाराजा को हारना हार है और राजा की हार नहीं है। अगर वो भोपाल से चुनाव हार जाते हैं, और मैं फिर ही कहना चाहता हूं मनोज जी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, आप तुलना कर लीजिए कि महाराजा ज्यादा विवादित हुए हैं मध्य प्रदेश में या राजा जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपने जिस विषय को आज छेड़ा है। राजा की कमियां खामियां कितनी सामने उभर करके आई है पिछले 2 दशकों से, आज से नहीं। तो हमारे और जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी तब क्या लाखन जी महाराजा अच्छा लगते थे? आज महाराजा अगर भाजपा में आ गए तो महाराजा उनकी नजर से उतर गए क्या? ये बड़ा सवाल है, जवाब ले लेता हूँ। मेरी नजर से कोई नहीं उतरा, ना राजा उतरा ना महाराजा। लेकिन आज जो एक्टिविटी सिंधिया जी ने की है, एक्चुअल में वो करते तो पहले भी रहते थे, लेकिन कांग्रेस उनको झेलती रहती थी। कांग्रेस उनकी हर गतिविधि में उनको एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन जब अति हो गई, और अति के बाद जो है, जैसे वो उस समय कहते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में कि अतिथि शिक्षकों का काम नहीं हुआ, किसानों का काम नहीं हुआ, प्रदेश में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं रोडों पे उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी और हमारी सरकार तंग आ गई, तो उन्होंने कहा भैया जब डेली तुमको कहां तक सुने तो आप उतर जाए। तो वो उतरे नहीं और उन्होंने डिवाइडेशन करके गवर्नमेंट गिरा दी। मैं ये कहना चाहता हूँ सिसोदिया जी, वो यशपाल भाई, कि ये आपके यहाँ पहुंचने के बाद इनको 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो केंद्र में और स्टेट में है, वहां जाके क्या इन्होंने जो किसानों की मांगे, अतिथि शिक्षकों की मांगे, उन पे आज तक एक शब्द भी बोला है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में, आपके कैडर बेस पार्टी में अपना अस्तित्व बनाने के लिए सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। ये भूल गए प्रदेश की जनता के हित की लड़ाई, भूल गए किसानों की लड़ाई। ये तो सिर्फ अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए सिर्फ आप लोगों के पास हर लीडर के दर की ठोकरें खाते फिर रहे। तो हकीकत है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ यशपाल भाई आपको कि आपने महाराजा की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में दिखा दी है। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यशपाल जी, लाखन जी एक बात बताना उनको, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को महाराज की भूमिका में भी और कद्दावर नेता की भूमिका में पिछले 30 बरस से 40 बरस से क्यों झेल रहे थे? आपको अब क्यों आए कि हम तो झेलते थक गए थे? केंद्रीय मिनिस्टर नहीं बनाना था उनके, और उनके सारे जो समर्थक थे उनको मंत्री नहीं बनाना था? उनकी उपयोगिता जब तक आपने समझी, आपके कांग्रेस ने समझी, तब तक समझी, और आज जब नहीं समझी तो आप उनको कह रहे थे हम उनको झेल रहे थे। तो झेलने का शब्द कांग्रेस में हो सकता है लाखन भैया? यशपाल भैया आप बोले, मैं नहीं बोला लाखन जी। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को झेलने की बात आपने कही है, मैंने नहीं कही है, आपने कही है। मैं झेल रहे थे, ऐसी क्या मजबूरी थी? मनोज जी लखन भाई, मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों झेल रहे थे? ऐसे कौन से वो बता रहे हैं, सुन लीजिए, आप बता रहे हैं वो आप। जी लाखन जी बता रहे हैं आप। हेलो जी कहिए लाखन जी, बता। हेलो जी कहिए। हेलो, यशपाल जी ने यशपाल जी का सवाल था कि पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ किया करते थे, आपके पास से चले गए तो आप सब कुछ भूल गए। यशपाल भाई, आपने कहा कि लाखन सिंह और उनकी पार्टी को सिंधिया जी की जब तक उपयोगिता समझी तब तक उनको यूज किया, और उपयोगिता खत्म हो गई तो उन्होंने अलग कर दिया। एक्चुअल में हमने अलग नहीं किया, वो स्वतः ही अपने हित के लिए हमसे अलग हुए। और रहा सवाल उपयोगिता अनुपयोगिता का, तो मुझे लगता है जिनकी अनुपयोगिता होती है वो आप जरूर उनको अपने सरमाथे पर लेते हैं। तो अनुपयोगी व्यक्ति को आपने लिया है और आपको धीरे धीरे खुद महसूस करने लगेंगे कि ये व्यक्ति कितने उपयोगी और कितने अनुपयोगी हैं। तो अभी सने सने आप देखते जाइए इस्माइल भैया कि आपको खुद महसूस होने लगेगा कि ये विस्फोटक व्यक्ति जो आपके यहाँ पहुंच गए, तब आपके यहाँ भी जो हालात है, जो हम रीड कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं,
ये तुम्हारे जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार में जो डिले डायल्यूट हो रहा है, ये इसी व्यक्ति का परिणाम है, इसी व्यक्ति की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूं आपको कि आप ऐसे व्यक्ति को, जिसको आप अनुपयोगी हमको कह रहे हैं, आप उनका उपयोग करिए और ये सरकार को ठीक से चलाइए। इससे इस मध्य प्रदेश में अमन और चैन और शांति बनी रहे। एक अंतिम छोटा सा सवाल था लखन जी, चूंकि आप यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि राजा की रणनीति काम आ जाएगी कांग्रेस के, खासकर चंबल ग्वालियर में? देखिए, राजा हमेशा जो है बड़े रणनीतिकार रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस में एक मजबूत स्तंभ है और उनकी रणनीति के लोग अच्छे लोग लोहा मानिए निश्चित तौर पर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कई चीजें व्यक्ति जाने अनजाने में उनसे कहीं न कहीं मिस्टेक या गलतियां हो जाती हैं जैसे। तो लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस में आज जो है कमलनाथ और राजा साहब की जो जोड़ी है वो पुनः मध्य प्रदेश में सरकार स्थापित करेगी, ऐसा मुझे और समूची मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा है। यशपाल जी, जब आप लखन जी से जी मैं जानना चाहूंगा कि विस्फोटक व्यक्ति बताया, तो ये विस्फोटक व्यक्ति किनके कारण से बने? कमलनाथ जी के कारण से बने या दिग्विजय सिंह जी के कारण से इनको विस्फोटक होना पड़ा? दोनों में से किसके कारण से होना पड़ा विस्फोटक? लाखन जी, चलिए वो आप अपनी बात पूरी कीजिए यशपाल जी। नहीं, मेरा कहना है कि उन्होंने आज उनको विस्फोटक कह दिया है, तो विस्फोटक किस कारण, किन नेताओं के कारण से वो विस्फोटक हुए हैं? ये डायनामाइट फूटा तो किसके कारण से फूटा? ये दिग्विजय सिंह जी के कारण से विस्फोटक बने हैं ज्योतिरादित्य जी, या कमलनाथ जी के कारण से विस्फोटक बने हैं? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। चूंकि आवाज लाखन जी है क्या हमारे साथ? खुद के हित के लिए जब खुद का हित टकराया तो वो जो है ये सारी चीजें उन्होंने की। मैंने कहा ना कि वो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, तब से वो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करने लगे थे और वो इसलिए वो जिंदा नहीं रह सकते बगैर पद के। तो ये सब उन्होंने खुद के हित के लिए किया, खुद के हित के लिए उन्होंने इतना बड़ा विस्फोट किया। चलिए ठीक है, चलते चलते यशपाल जी बस इतना बता दीजिए कि जो राजा और महाराजा की लड़ाई है, एक तरफ बड़े रणनीतिकार दिग्विजय सिंह है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो कांग्रेस को छोड़कर आपके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजा दिग्विजय सिंह जी को लोगों ने, प्रदेश की जनता ने भली भांति परख लिया है। उनके बारे में जितनी टिक्का टिप्पणियां होती है, जितने वे सोशल मीडिया पर आलोचना के पात्र हैं, मैं कह सकता हूं कि राजा की नहीं, खेल के मैदान पर महाराजा का नेतृत्व या महाराजा की उपस्थिति या महाराजा का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना अपने आप में 1 और 1 11 होगा। मनोज जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाखन यादव जी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही यशपाल जी जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी का। आप दोनों नेताओं का धन्यवाद। संदीप आपका भी। लेकिन मध्य प्रदेश में की जो सियासत है वो इस समय अलग दिशा में दिखाई दे रही है। सियासत दिखाई देगी, बातें सामने आएंगी, कई सारे चेहरे दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव में किसी एक के भरोसे चुनाव नहीं जीता जाता है, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं जब कहीं पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सियासत है वर्तमान की, जिन 24 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव होना है, वो राजा और महाराजा के इर्द गिर्द घूम रही। अब जनता किसे समझ पाएगी ये देखना होगा। लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा कि रणनीति काम आती है या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है वो काम आता है। बने रहिएगा IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।